Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is state should have a uniform policy on law and order. जो स्टेट है उसका एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए. हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया, फिर क्या स्टेप सजेस्ट किया गया इसके लिए. यूनियन होम मिनिस्टर सेड ऑन दैट स्टेट शुड हैव अ यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी ऑन सर्टेन क्राइम्स सच एज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड साइबर क्राइम्स दैट ट्रांसेंड रीजनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्री. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि स्टेट का एक यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी होना चाहिए कुछ क्राइम को लेके, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, साइबर क्राइम हो गया, जो कि ट्रांसेंड करता है रीजनल या इंटरनेशनल बाउंड्री को. क्या स्टेप सजेस्ट किया गया? टू काउंटर टेरर एक्टिविटी ईच स्टेट वुड हैव ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिस बाय 2024. काउंटर करने के लिए टेरर एक्टिविटी को हर एक स्टेट में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफिस होना चाहिए 2024 तक. सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा ऑन टेरर एंड अदर क्राइम फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वन डाटा वन एंट्री. सेंट्रलाइज करना है डाटा को टेरर और अदर क्राइम्स को लेके. इसमें फॉलो किया जाएगा जो प्रिंसिपल है एक डाटा एक एंट्री को लेके. Amendment would be presented in Parliament. Suggestion have been received on revamping the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure. Amendment जो है उसको प्रेजेंट करना होगा पार्लियामेंट में. सजेशन रिसीव करना होगा रिवैम्प को लेके इंडियन पेनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर को लेके. फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट एजेंसी, जो फंक्शनिंग है अलग अलग एजेंसी का. एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंटरेस्टेड टू मेंटेन अ नेशनल टेरर डाटाबेस. इसको काम दिया गया है कि ये मेंटेन करे नेशनल टेरर डाटाबेस को. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी मेंटेन डाटा सेट ऑन फाइनेंशियल क्राइम. ये मेंटेन करता है जो डाटा होता है आपका फाइनेंशियल क्राइम को लेके. एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो डाटाबेस और नारकोटिक क्राइम ये मेंटेन करता है जो डाटाबेस है आपका नार्को क्राइम से लेके. नेटग्रिड इट ब्रिंग डाटा सेट ऑफ 11 एजेंसी ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म. और जो नेटग्रिड है ये लाता है डाटा सेट को 11 एजेंसीज का एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे. लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है. The Constitution provided that Ministry of Home Affairs could intervene in matter concerning national security. लेकिन Constitution ने कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो इंटरवेन कर सकते हैं अगर मैटर जो है अगर नेशनल सिक्योरिटी का होगा तो. मिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंड एडवाइजरी टू स्टेट. और इस कारण मिनिस्ट्री जो है वो समय समय पर एडवाइजरी भेजती है स्टेट को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल स्टैंडर्ड एसोसिएशन NBDSA. हम जानेंगे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल स्टैंडर्ड एसोसिएशन के बारे में. News Broadcaster and Digital Standard Association has imposed a fine of rupees 50,000 on News 18 India for violating the ethical and communication standard in news broadcasting. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके ऊपर फाइन लगाया गया. ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसका कंपोजिशन क्या है ये याद होना चाहिए. The NBDSA, News Broadcaster and Digital Standard Association, is an independent body which serve as a representative of private news channel, current affair and digital broadcaster. ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सर्व करता है एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे प्राइवेट न्यूज चैनल, करंट अफेयर और डिजिटल ब्रॉडकास्टर के लिए. Its function may expand to lobbying to promote, protect and secure the interests, including the right of freedom of speech and expression of the news broadcaster, digital news media and other related entities. ये काम करता है लॉबी जो होता है प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए इंटरेस्ट को, जिसमें कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन न्यूज ब्रॉडकास्टर का, डिजिटल न्यूज मीडिया और अदर रिलेटेड इंटाइटीज का आता है. कंपोजिशन की अगर हम इसकी बात करें, अ चेयरपर्सन एंड एमिनेंट ज्यूरीज एंड अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय मेजोरिटी ऑफ NBDSA बोर्ड. इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि एक एमिनेंट ज्यूरीज होने चाहिए और जो अदर मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है मेजोरिटी ऑफ NBDSA बोर्ड के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी दिशा. PIB का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे दिशा के बारे में. Union Minister Dr. Jitendra Singh preside over Disha meeting to review progress on various centrally sponsored scheme being implemented in the किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. जो यूनियन मिनिस्टर थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने प्रिसाइड किया था दिशा मीटिंग को, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन इन मॉनिटरिंग कमेटी के मीटिंग को, ताकि रिव्यू किया जा सके जो प्रोग्रेस है वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेके जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पे. Kishtwar in Jammu and Kashmir has emerged as North India power hub with series of active power projects in total expected to generate more than 6,000 megawatt of electricity. और जो आपका किश्तवाड़ है जम्मू एंड कश्मीर का वो एमर्ज हुआ है नॉर्थ इंडिया के पावर हब के तौर पे, जहाँ पे बहुत सारा एक्टिव पावर प्रोजेक्ट चल रहा है जो टोटल एक्सपेक्टेड जनरेशन का उम्मीद है मोर देन 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का.
दिशा के बारे में हम जान ले। District Development Coordination and Monitoring Committee (DISA) have been formed to ensure better coordination among all the elected representatives in Parliament, state legislature, and local government, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपल बॉडी फॉर एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड डेवलपमेंट। जो दिशा है इसको फॉर्म किया गया था ताकि इंश्योर किया जाए बेटर कोऑर्डिनेशन को लेके सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, लोकल गवर्नमेंट हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनिसिपल बॉडी, एफिशिएंट और टाइम बाउंड डेवलपमेंट के लिए। It is a government-wide initiative that seeks to promote participative governance and deliberative democracy. ये government-wide initiative है जो कि प्रमोट कर रहा है participative governance और deliberative democracy को। Objective क्या है इसका? DISA seeks to achieve this by facilitating a quarterly review of all development activity at district level. दिशा जो है वो अचीव करेगा इसको फैसिलिटेट करके क्वार्टरली रिव्यू को सारे डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। The chairperson of DISA committee is the senior most member of parliament, Lok Sabha, elected from district and nominated by the Ministry of Rural Development. और जो चेयरपर्सन होंगे दिशा कमिटी के वो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे पार्लियामेंट लोकसभा के, जिनको इलेक्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के, जिसको नॉमिनेट किया गया होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। DISA committee meeting will be held on quarterly basis and will be attended by all elected representative and official from the district. दिशा कमेटी का जो मीटिंग होगा वो आपका क्वार्टरली बेसिस में होगा और इसको अटेंड किया जाएगा सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेनिंग द मीटिंग एंड इंश्योरिंग इफेक्टिव एंड टाइमली फॉलो अप। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कन्वेन करने के लिए मीटिंग को और इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव और टाइमली फॉलो अप को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया जीडीपी ग्रोथ मेक दिस स्विच टू इको फ्रेंडली पार्ट। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्विच करवा रहा है इसको इको फ्रेंडली पार्ट की ओर। तुम जानेंगे इसके बारे में, फिर क्या ग्रोथ ट्रैक है सब कुछ कंसिडर करेंगे। According to a recent RBI paper, India's green gross domestic product (green GDP) has turned a corner in the 21st century by growing faster than traditional GDP. ये एक recent RBI का पेपर है, India's green gross domestic product (green GDP) उसमें बताया गया है कि 21st century पे ये ग्रो कर रहा है फास्टर ट्रेडिशनल जीडीपी के कंपैरिजन पे। कंट्री ने बहुत सारे मेजर्स लिया है ताकि कट किया जा सके कार्बन एमिशन को, इंप्रूव किया जा सके रिसोर्स को जो यूज करे एफिशिएंसी को और बूस्ट करे क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को। ग्रोथ ट्रैक की अगर हम बात करें, ग्रीन जीडीपी एडजस्ट द कन्वेंशनली कैलकुलेटेड जीडीपी फॉर द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रीन जीडीपी जो है ये एडजस्ट करता है कन्वेंशनली कैलकुलेटेड जीडीपी को एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। इट इज लेस देन जीडीपी इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इको फ्रेंडली एंड वाज अराउंड 6% लोअर इन 2019 द लास्ट ईयर कवर इन दिस पेपर। और ये जो है लेस है जीडीपी से, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इको फ्रेंडली अगर नहीं है तो अराउंड 6% लोअर था ये 2019 में। At the turn of the millennium, it was lower by around 8%. A smaller deficit now means India has been able to cut down on environmental losses. और अभी क्या है मिलेनियम लेवल पे ये लोअर है बाय अराउंड 8% से। जो स्मॉलर डेफिसिट है इसका मतलब है इंडिया जो है उसने कट डाउन किया है अपने एनवायरमेंटल लॉसेस को। व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी है क्या? ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रीन जीडीपी इज ए टर्म यूज जनरली बाय एक्सप्रेसिंग जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। The concept was introduced by the China by publishing its first green GDP data for the year 2004 in 2006. जो ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये एक टर्म है जिसको उपयोग किया गया जनरली एक्सप्रेस करने के लिए जीडीपी को ही, लेकिन एडजस्ट करके जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पहली बार चाइना के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पब्लिश करके इसके पहले ग्रीन जीडीपी डाटा को जो कि ईयर 2004 का था जिसको पब्लिश किया गया था 2006 में। इन अदर वर्ड ग्रीन जीडीपी इज अ मोनिटाइजेशन ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन जीडीपी है वो मोनिटाइजेशन किया जा रहा है जो नुकसान हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का क्लाइमेट चेंज के कारण, उसी के लिए। It is calculated by subtracting resources depletion and environmental degradation from the traditional GDP figure. इसको कैलकुलेट किया जाता है सब्सट्रैक्ट करके जो रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है इसको ट्रेडिशनल जीडीपी के फिगर से। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मैनेजिंग इकोनॉमी एज वेल एज रिसोर्सेज। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है मैनेज करने के लिए इकोनॉमी को और रिसोर्सेज के लिए। It is an indicator of not only how a country is prepared for sustainable economic development, but also the waste per capita और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ग्रोथ डिक्लाइन। ये जो है इंडिकेटर है सिर्फ कंट्री के, इसी को ये नहीं बताता कि किस तरह कंट्री तैयार है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बल्कि जो वेस्ट पर कैपिटा ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ग्रोथ और डिक्लाइन हुआ है उसके बारे में भी ये दर्शाता है। एनवायरमेंटल क्विजनेट कर्व, जो एनवायरमेंटल क्विजनेट कर्व है इसके बारे में भी हम जान ले। एनवायरमेंटल क्विजनेट कर्व सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशियली लीड टू डिटेरियोरेशन इन द एनवायरमेंट, बट आफ्टर a certain level of economic growth, a society begins to improve its relationship with the environment
एंड हेल्प लेवल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन रिड्यूसेस। तो इन्वायरमेंटल कजनेस कर्व है, ये बताता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, डिटोरिएट करता है इन्वायरमेंट को, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है तो सोसाइटी वापस से इंप्रूव करने लगता है अपने रिलेशनशिप को इन्वायरमेंट के साथ, और जो लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन था वो भी कम हो जाता है। From a very simplistic viewpoint, it can suggest that economic growth is good for environment. और एक simplistic viewpoint ये हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 2022। तो हम जानेंगे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट के बारे में 2022 का जो था। The nationally determined contribution NDC pledged by country to arrest climate change are insufficient, noted a new report released by the United Nations Framework Convention on Climate Change. जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लेस था कंट्री के द्वारा ताकि कम किया जा सके क्लाइमेट चेंज को, ये इनसफिशियंट है, ऐसा नोट किया गया एक नए रिपोर्ट में जिसको रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट जो है इसके बारे में हम जान ले तो UNFCCC एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट ये एनुअल समरी है क्लाइमेट कमिटमेंट को लेकर, जिसको कि हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जिसको तैयार किया गया कंट्री के द्वारा, और ये बता रहा है जो इम्पैक्ट है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का। अपडेटेड एनडीसी आर रिक्वायर्ड बाय द रेचरिंग मैकेनिज्म ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। एज पर द कंट्री मस्ट रिवाइज द प्लेज टू बी मोर एम्बिशियस एवरी 5 ईयर। और जो अपडेटेड एनडीसी है उसके लिए आवश्यक है कि जो रेचरिंग मैकेनिज्म है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का उसको अचीव किया जाए, और जो कंट्री है उनको रिवाइज करना होगा अपने प्लेस को हर एक 5 ईयर्स के अंदर। की फाइंडिंग क्या है, तो मार्जिनल प्रोग्रेस जो है उसको देखा गया है पास्ट ईयर से, जो एमिशन लेवल है इसके कारण हाइपोथेटिकल इम्प्लीमेंटेशन जो लेटेस्ट एनडीसी का था 5% लोअर इन 2030 का, अगर हम इसको कंपेयर करें इस रिपोर्ट का प्रीवियस एडिशन के साथ, तो क्यूमुलेटिव CO2 emission in 2020 to 2030 based on the latest NDC would likely use up by 86% of the remaining carbon budget। और जो क्यूमुलेटिव CO2 का एमिशन है 2020 से 2030 के दौरान ये लेटेस्ट एनडीसी के अनुसार ये यूज अप करेगा 86% रिमेनिंग कार्बन बजट को। Conditional element are NDC target that are dependent on the availability of financial, technical and other form of assistance, particularly in the case of developing country। और जो कंडीशनल एलिमेंट होता है एनडीसी टारगेट के, ये डिपेंडेंट होता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, फाइनेंशियल, टेक्निकल और अदर फॉर्म ऑफ असिस्टेंस के ऊपर, पार्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री के केस में। जैसे कि इंडिया ने अपने एनडीसी टारगेट में कंडीशनल रखा है, कंट्री जो है वो स्विच करेंगे 50% अपने टोटल पावर कैपेसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ 2030 तक, और उन्होंने प्लेज किया है कि जो डिपेंडेंसी है इनका ट्रांसफर किया जाएगा टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस को, जिसमें कि ग्रीन क्लाइमेट फंड भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 more इंडियन बीचेस गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। जो 2 और इंडियन बीचेस उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो कौन से बीचेस है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है, तो 2 more इंडियन बीचेस है, दोनों ही आपके लक्षद्वीप के में है, मिनिकॉय और थुंडी बीच एंड कंबर बीच, जिसको कवर किया गया है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के द्वारा। इंडिया के पास अब 12 ब्लू फ्लैग बीचेस है, तो रिसेंटली किसको इंक्लूड किया गया ये आपको याद होना चाहिए। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज इको लेबल है जो कि दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। ये बेस्ड है आपके 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया के ऊपर। सर्टिफिकेट अवार्ड जो है इस इंटरनेशनल ड्यूरी के द्वारा किया जाता है, जो कि कंप्राइज करता है मेंबर को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को, साथ साथ FEE को भी। इसको स्टार्ट किया गया था फ्रांस के द्वारा, कब, 1985 में। सर्टिफिकेशन जो है वो सालाना दिया जाता है। इसका क्या बेनिफिट होता है, नीट एंड क्लीन बेसिस जो है ये इंडिकेटर है कि जो कोस्टल इन्वायरमेंट है उसका अच्छा हेल्थ है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये ग्लोबल रिकॉग्निशन दे रहा है इंडिया के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट को। व्हाट इज ब्लू फ्लैग बीच, ब्लू फ्लैग बीच क्या है, ब्लू फ्लैग बीच इज एन इको टूरिज्म मॉडल। जो ब्लू फ्लैग बीच है ये आपका इको टूरिज्म मॉडल है। ये बताता है जो बीचेस है ये प्रोवाइड कर रहे हैं टूरिस्ट को, बेस्ट गोअर्स को एक क्लीन और हाइजेनिक बाथिंग वाटर फैसिलिटी एमिनिटीज जो कि सेफ और हेल्दी एनवायरमेंट के लिए जरूरी है। साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अचीव किया जा रहा है इस एरिया का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है आपका 2022 का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो 2022 का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट था, इसमें बताया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है इसने जो प्रोग्रेस अचीव किया गया था टीबी को लेकर उसको काफी पीछे ले गया है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 ये बता रहा है एक कम्प्रिहेंसिव और अप टू डेट असेसमेंट को टीबी एपिडेमिक को लेकर, और जो प्रोग्रेस है प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को लेकर डिजीज का ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल पे, उसके बारे में ये बताता है। ये जो है ग्लोबल टीबी कमिटमेंट स्ट्रेटेजी और टारगेट को लेकर फोकस है इसका।
नए केसेस जो थे 2021 में, तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10.6 मिलियन पीपल जो है उसमें देखा गया है, बढ़ा है ये केसेस, जो कि अबव है 4% 2020 के लेवल से, जबकि जो वजन है ड्रग रेजिस्टेंस का, इसमें 3% की बढ़ोतरी देखी गई है। ट्यूबरक्लोसिस है क्या? तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। तो किसके कारण होता है ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस जनरली अफेक्ट करता है लंग को, लेकिन ये अफेक्ट दूसरे पार्ट को भी बॉडी का कर सकता है, यानी मेनली लंग्स को करता है और भी पार्टी को अफेक्ट कर सकता है। प्रिवेंशन जो है टीबी का इन्वॉल्व करता है कि इसको स्क्रीन किया जाए जिनको हाई रिस्क है, अर्ली डिटेक्ट किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। वैक्सीनेशन इसके लिए है, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन जिसको हम कहते हैं। हर एक साल टीबी के कारण अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 पीपल का निधन हो जाता है और 1.6 मिलियन पीपल जो है पूरे विश्व में इसके कारण हर एक साल मारे जाते हैं। इस कारण इस डिजीज के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.